बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महाराज जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ये सबसे पहले लागू किया और खास तौर से साथियों हमारे बीच अति शीघ्र हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित होने वाले हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि जो उनके आने का मार्ग है मैं उसको खाली कर दें, क्योंकि बाबा यहाँ पर बाबा साहब का अस्थि कलश स्थापित है। माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे पहले वहां पे माल्यार्पण करेंगे और आप सभी से अनुरोध है कि जहां जगह मिले बैठ जाएं और हमारे मुख्य अतिथि के आने के बाद आप सभी उनका स्वागत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के आने का संकेत हो चुका है। कहीं नहीं हॉटस्पॉट देना। कौन बैठेगा? अभी हम चले जाएंगे, बाबा स्टेज की तरफ जाएंगे तो मैं उधर आईडी रखूँगा, ये मैं बाबा को दे दूँगा। नीचे भी कुछ वो बटन है। अरे यार वो स्टिक में होता नहीं है, आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लीजिए तो रिकॉर्डिंग या फोटो दोनों ऑन ऑफ करना हो। इस महासभा के परिसर में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी बाबा साहब के अस्थि कलश पर पुष्पार्पण कर रहे हैं। यह अस्थि कलश पूरी दुनिया में बाबा साहब के अनुयायियों के लिए, बाबा साहब के फॉलोअर्स के लिए बाबा साहब को एक बहुत बड़ी उनके सम्मान का प्रतीक है। बाबा साहब की पत्नी मीरा ताई जी ने इस अस्थि कलश को अंबेडकर महासभा को सौंपा था। तब से ये बहुत ही विशिष्ट सम्मान के साथ इस महासभा के परिसर में पास स्थापित है। पूरे भारत ही नहीं, पूरे दुनिया में जो बाबा साहब के अनुयायी हैं इस अस्थि कलश पर पुष्पार्पण करते हैं, उनको शिद्दत से याद करते हैं, उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। सूरज जाके वापस आएगा। विशेष श्रद्धांजलि सभा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। शुरू साहब हमारे माननीय मुख्य अतिथि और अन्य विशिष्ट अतिथि बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्य अतिथि से अनुरोध करता हूं कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, माननीय मंत्री श्री स्वतंत्र देव जी, माननीय मंत्री श्री असीम अरुण जी और मेयर माननीय श्रीमती सुषमा खरकवाल जी उपस्थित हैं। मैं अम्बेडकर महासभा की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और परंपरागत रूप से हम अपने माननीय अतिथियों का बुके देकर स्वागत करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं अम्बेडकर महासभा ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी से आग्रह करता हूं कि हमारे माननीय मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी को बुके देकर स्वागत करें। इसी क्रम में मैं प्रमोद कुमार जी से आग्रह करता हूं कि श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का बुके देकर स्वागत करें। श्री अमरनाथ प्रजापति जी, माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी को बुके देकर स्वागत करें।
श्रीमती सावित्री चौधरी जी, श्री माननीय मंत्री स्वतंत्र देव जी का बुके देकर स्वागत करें। रचना चंद्रा जी, माननीय असीम अरुण जी का बुके देकर स्वागत करें। और सनी कुमार जी, माननीय सुषमा खरकवाल जी का बुके देकर स्वागत करें। दे दिए। अब मैं सनी कुमार जी, स्वागत की परंपरा के बाद मैं अंबेडकर महासभा की ओर से अपने माननीय अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी से आग्रह करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को एक स्मृति चिन्ह देकर, महासभा की ओर से स्मृति चिन्ह देकर मैं लालजी निर्मल महासभा की ओर से कुछ स्मृति चिन्ह है। मैं अपने माननीय विशिष्ट अतिथियों को हम महासभा की ओर से स्मृति चिन्ह दे रहे हैं। डॉक्टर लालजी निर्मल, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी, श्री स्वतंत्र देव जी, श्री असीम अरुण जी और श्रीमती सुषमा खरकवाल जी को स्मृति चिन्ह देकर अब मैं कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करते हुए अपने अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी को स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल। आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस है और हमें खुशी है कि आज इस परिसर में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी उपस्थित हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। हमारे बीच में हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी उपस्थित हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूं। हमारे बीच में यशस्वी उप मुख्यमंत्री माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी उपस्थित हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूं। हमारे बीच में माननीय कैबिनेट मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी उपस्थित हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण जी का स्वागत करता हूं। हमारे बीच में लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खरकवाल जी उपस्थित हैं। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये जो अंबेडकर महासभा है वह सामाजिक न्याय का मंदिर है और आपको जान करके हर्ष होगा कि डॉक्टर अंबेडकर महासभा को आज 35 वर्ष पूरे हो गए, 35 इयर्स। और पिछले 35 वर्षों से लगातार अंबेडकर महासभा दलितों के सवालों को, पिछड़े वर्गों के सवालों को, गरीबों के सवालों को, वंचितों के सवालों को उठाती रही है और न केवल उठाती रही है बल्कि उनका निराकरण भी करती रहती है। और हमारे बीच में भारत के राष्ट्रपति माननीय श्री के.आर. नारायणन जी आए और उन्होंने एक बट वृक्ष जो आप सामने देख रहे हैं, इस बट वृक्ष का जो भिरवा है जो श्रावस्ती से लाया गया था, आनंद बोध वृक्ष की यह शाखा है जिसे कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने अपने हाथों से
उस बिरवे को जब लगाया था तो दिया जला करके रात भर उसकी सेवा की थी। उसकी शाखा है ये आनंद बोध वृक्ष की, और जिसे माननीय श्री के.आर. नारायणन जी ने रोपित किया था। हमारे बीच में साथियों राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी आए, यहां पर प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी आए, यहां पर प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी आए, और मुख्यमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी जब आए यहाँ पे तो हम लोग चाहते थे वे यहाँ से दलितों की सभा को संबोधित करें, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ जगह कम थी, इसलिए सुरक्षा कारणों से वो सभा नहीं हो पाई। हम लोग चाहते थे दीवार टूट जाए तो सभा हो जाए, लेकिन 7 मिनट तक लगातार टहलते टहलते इस परिसर में मैंने दलितों की समस्याओं से और दलित मूवमेंट से माननीय प्रधानमंत्री जी को चलते चलते अवगत कराया था, और प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था। उन्होंने कहा था दलितों के साथ न्याय होगा। यहां पर गृह मंत्री इंद्रजीत गुप्ता आए, गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे आए, मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह जी आए, सीताराम केसरी जी आए इस परिसर में, रामविलास पासवान जी अनेकों बार आए, लोकसभा के स्पीकर रहे पीए संगमा साहब यहां से संबोधन कर चुके हैं, माननीय राजनाथ सिंह जी इस परिसर में कई बार आए, और ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो प्रतिमा आप देख रहे हैं वह उन्हीं के द्वारा स्थापित करवाई गई थी जब वे मुख्यमंत्री थे। राज्यपाल माननीय बीएल जोशी जी, राज्यपाल माननीय विष्णुकांत शास्त्री जी, राज्यपाल बी सत्यानारायण रेड्डी जी, राज्यपाल श्री राम नाईक जी, माई साहब डॉक्टर सविता अंबेडकर यहां आकर के महीनों रहा करती थी और अपने हाथों से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अस्थि कलश स्थापित किया था। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन आए थे और वे भावुक होकर के.आर. नारायणन जी द्वारा स्थापित बोध वृक्ष के सामने मौन होकर काफी देर तक खड़े थे। हम लोग मन में सोच रहे थे शायद वे कह रहे होंगे कि अगर के.आर. नारायण जी राष्ट्रपति न होते तो शायद वे भी बालाकृष्णन जी मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के न बन पाते, क्योंकि वह पत्रावली उन्होंने ही वापस की थी और इस टिप्पणी के साथ वापस की थी कि इस जो पैनल है जजों का उसमें कोई दलित क्यों नहीं है, जिसके फलस्वरूप बालाकृष्णन जी जज हो सके। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह जी, राजनाथ सिंह जी, अखिलेश यादव जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आप सब लोग खड़े होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का इसलिए स्वागत करिए कि वे 18वीं बार अंबेडकर महासभा परिसर में आए हैं, 18वीं बार, और देश का कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है जो अंबेडकर के कार्यक्रमों में इतनी बार शरीक हुआ हो। यह प्रथम बार हुआ है। आप इस देश के प्रथम मुख्यमंत्री हैं जो कि इतनी बार यहां पर आए हैं। साथियों, डॉक्टर अंबेडकर महासभा के प्रस्ताव पर माननीय कल्याण सिंह जी ने यहीं से उत्तर प्रदेश से हरिजन शब्द का निषेध किया था। आपको पता है कि हम लोगों ने आपत्ति व्यक्त की थी, हमें हरिजन न कहा जाए, तो उन्होंने हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग का नाम बदल करके अनुसूचित जाति कर दिया था। और मैं एक विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा कि यह सभा केवल दलितों की बात नहीं करती थी, हमने मंडल आयोग की भी यहां से लड़ाई लड़ी, और यह एक सुखद है जिस अखिलेश यादव जी ने आपका दलितों का आरक्षण खत्म कर दिया। उन पिछड़े वर्गों के लिए मंडल आयोग की जो संतुतियां थी 27%, वे अंबेडकर महासभा के इसी परिसर से घोषणा की गई थी 6 दिसंबर 1993 को, और
आयोजन में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी जो प्रधानमंत्री थे यहां पर उपस्थित थे। 6 दिसंबर 1993 को इसी स्थल से देश के पिछड़े वर्गों को न्याय मिला और 27% का उन्हें आरक्षण मिला। अंबेडकर महासभा की गूंज इतनी थी कि केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह ने पिछड़े वर्गों को उच्च शिक्षा में आरक्षण लागू करने के लिए अंबेडकर महासभा का परिसर चुना था और 6 दिसंबर 2006 को उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्गों को उच्च शिक्षा में आरक्षण की घोषणा इसी मंच से की गई थी। अर्जुन सिंह ने यहीं से घोषणा किया था। साथियों, और हमारे महबूब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 6 दिसंबर 2017 को यहीं से सभी सरकारी कार्यालयों में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की फोटो लगेगी, इसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहीं से की थी। और ऐतिहासिक निर्णय, मैं एक बार फिर से कहूंगा कि आप खड़े होकर के तालियां बजाकर स्वागत करिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने लखनऊ में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का भव्य स्मारक बनाने का निर्णय लिया और वह स्मारक अब लगभग बन करके तैयार है। मान्यवर, समय बहुत कम है, नहीं पूरा हो गया मान्यवर। बस मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये अंबेडकर महासभा पहले विरोध की धारा थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद और मुख्यमंत्री जब के पद पर जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी आए तो यहां से सकारात्मक धारा बही। खासकर से जो आपकी योजनाएं हैं, जो ढेर सारी आवास योजना, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत मिशन, इन योजनाओं के चूंकि सबसे बड़े लाभार्थी दलित हैं, इसलिए एक बड़ा सांत्वना मिली दलितों को और उनका सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्तिकरण हो सका। माननीय मुख्यमंत्री जी, अंत में मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग अंबेडकर के दलितों के लिए काम करते हैं, उनके दुख दर्द को समझते हैं और उस पर रिएक्ट भी करते हैं। और अंबेडकर का दलित, मैं आज के परिप्रेक्ष्य में वे उनको नहीं मानता जो संपन्न दलित हैं। हमारा जो दलित है, जो अंबेडकर का दलित है, जो झाड़ू लगा रहा है, जो शौचालयों, सामुदायिक शौचालय को साफ कर रहा है, जो सड़कों पर टोकरी बुन रहा है, जो सड़कों पर मजदूरी कर रहा है, जो चौकीदारी कर रहा है, हम ऐसे गरीब दलितों की बात करते हैं और आप उन्हें न्याय दे रहे हैं और उनकी बातें आप विशेष रूप से सुन करके उनके साथ न्याय करेंगे। और मेरी यह भी अपील है, मुख्यमंत्री जी, जैसे वेतनमान बढ़ते हैं विभिन्न आयोगों के द्वारा, उसी तरह से जो गरीब लोग हैं, जो मानदेय पा रहे हैं, किसी भी पद पे हैं, उनका भी मानदेय बढ़ना चाहिए, जिससे कि वे कब तक झाड़ू लगाने वाले भगवान बुद्ध के समय से झाड़ू लगा रहे हैं और भगवान बुद्ध ने सुमित भंगी को अपने संघ में शामिल किया था, लेकिन वो परंपरा आज भी बनी है। कुछ ऐसा होना चाहिए कि उनके हाथ से झाड़ू छूटे और कलम उनके हाथों में आ जाए। और क्योंकि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का कार्यकाल है और उन्हें सामाजिक न्याय मिलेगा, इस बात की उम्मीद के साथ मैं फिर से सबका स्वागत करता हूं और आप सबका भी स्वागत करता हूं कि प्रदेश के विभिन्न कोनों से इतनी ठंडक में आप आए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।
बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। बाबा साहब का यह महत्वपूर्ण कथन था और उसी के अनुरूप माननीय मुख्य अतिथि जी ने जो यहाँ पे अम्बेडकर स्मारक बनवाया है, ये एक बाबा साहब के विचारों को फैलाने में बहुत सहायक होगा। अब मैं सादर श्री असीम अरुण जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ। श्री असीम अरुण जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। आज बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर आए हुए सभी बहनों भाइयों का, अतिथियों का, साथियों का मैं स्वागत करता हूं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तरीके से हम लोग बाबा साहब का स्मरण करेंगे। मैं बोलूंगा बाबा साहब, आप बोलेंगे बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा साहेब। पोस्टर पे बहुत अच्छी बात मैं देख रहा था, जैसे आजकल सोशल मीडिया पे होता है, कभी कोई प्रवाह चलता है, कभी कोई प्रवाह चलता है। तो बाबा साहब के जीवन काल में एक प्रवाह चला। किसी ने कहा कि मैं पहले मुस्लिम हूं और फिर मैं भारतीय हूं, किसी ने कहा मैं पहले भारतीय हूं फिर मैं हिंदू हूं, किसी ने जाति का कहा, किसी ने कुछ कहा। तो एक पत्रकार ने बाबा साहब से पूछा कि आपका क्या कहना है। बाबा साहब ने तुरंत जवाब दिया, मुझसे पहली बार पूछोगे तो मैं कहूंगा मैं भारतीय हूं, दूसरी बार पूछोगे तो मैं कहूंगा भारतीय हूं, और जितनी बार पूछोगे मैं केवल ये कहूंगा कि मैं भारतीय हूं। ऐसे भारत मां के सपूत के स्मरण के लिए हम सब लोग इकट्ठे हैं। मैं चाहूंगा एक बार भारत मां का भी स्मरण हम लोग करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत स्वागत। विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। जैसा आदरणीय निर्मल जी ने अभी कहा कि 18वीं बार आपका आशीर्वाद यहां पे हम लोग को मिल रहा है। बाबा साहब को आप श्रद्धांजलि माननीय मुख्यमंत्री जी अर्पित कर रहे हैं। हम सब आपके पीछे हैं, आपके साथ हैं, और जो बाबा साहब का बताया हुआ रास्ता है उस पर चलने के लिए हम सब मिलकर काम कर रहे हैं आपके निर्देशन में। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। आदरणीय उप मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, भाई साहब आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आदरणीय ब्रजेश पाठक जी भाई साहब, आपको भी मेरी ओर से शुभकामनाएं। आदरणीय स्वतंत्र देव जी हमारे कैबिनेट मंत्री, आदरणीय लालजी प्रसाद निर्मल जी, हमारी मेयर सुषमा खरकवाल जी, आदरणीय प्रमोद सरोज जी, श्री अमरनाथ प्रजापति जी, डॉक्टर सत्या दौरे जी, श्रीमती बीना मौर्य जी, सभी को बहुत बहुत स्वागत। आज का दिन केवल फूल चढ़ाने का, माला चढ़ाने का, एक अनुष्ठान मात्र करने का दिन नहीं है। आज का दिन बाबा साहब के बताए हुए रास्ते का और अपने संकल्प को दोहराने का दिन है। कहां तक हम लोग पहुंचे और अभी आगे कहां पहुंचना है। काफी कुछ अच्छा कर पाए हम लोग, लेकिन कुछ काम अभी बचे भी हैं, उसके लिए हम लोग को आगे बढ़ना है। बाबा साहब के मूल भाव ये थे कि किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव समाज में नहीं होना चाहिए, हर तरह की समानता होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात अवसर की समानता होनी चाहिए। मुझे विश्वास है बाबा साहब ऊपर से हम लोग को आज देख रहे होंगे तो इस बात से जरूर खुश होंगे कि महिलाओं और पुरुषों की संख्या लगभग बराबर है। तो इस मामले में कोई विषमता नहीं है। आई हुई सभी बहनों का मैं स्वागत करता हूं, और भाइयों से कहूंगा कि तालियां बजा के बहनों का स्वागत करें कि आज का कार्यक्रम इस मामले में बिल्कुल समानता के हिसाब से। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात पे चिंता की कि कौन सा ऐसा समूह है, कौन से ऐसे लोग हैं जो आज भी हाशिए पे हैं, और ट्रांसजेंडर या किन्नर समुदाय एक ऐसा समूह आदरणीय योगी जी को दिखा, हम सबको उन्होंने दिखाया, और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए, किन्नर समुदाय के लिए एक विकास का बोर्ड बनाया, और उस बोर्ड के माध्यम से हर जनपद में हम लोग ने चिन्हित किया कि कौन कौन ट्रांसजेंडर लोग हैं जो डेरे में अपनी परंपरा से रहना चाहते हैं, उनका स्वागत, उनकी वैसे व्यवस्था की गई। जो नौकरी करना चाहते हैं, मुख्य धारा में काम करना चाहते हैं, उनका वैसे स्वागत, और एक बड़ा अभियान चला करके ऐसा समुदाय जिसको मजाक का पात्र बनाया गया था, तमाम उत्पीड़न हो रहा था, उनको मुख्य रास्ता में लाने का काम किया गया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने फिर चिन्हित किया, हम लोग को कहा कि जनजाति समाज में सबसे पिछड़ा समाज कौन सा है, तो बिजनौर में एक बुक्सा जनजाति है। वैसे उत्तराखंड में ज्यादा है, लेकिन बिजनौर में करीब 815 परिवार वहां पे आवासित है। आदरणीय योगी जी ने कहा इनमें हर परिवार को आवास देना है,
हर बच्चे को विद्यालय में जाना है, हर परिवार की एक्सेस का रास्ता होना चाहिए और स्वास्थ्य सेवाओं तक वो पहुंच पाए। मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि ये सभी 815 परिवार जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं आदरणीय योगी जी के निर्देश पे पूरी तरह आच्छादित, सैचुरेट हो चुके हैं और तेजी से अपनी राह को आगे पकड़ के विकास की दृष्टि से बढ़ रहे हैं। अब आगे और एक महत्वपूर्ण समाज का हिस्सा आदरणीय योगी जी ने चिन्हित किया जो कि घुमंतु समाज है। घुमंतु समाज में जनजाति भी हैं, अनुसूचित जाति भी हैं, पिछड़ा वर्ग भी है और अनारक्षित सामान्य वर्ग भी है। सभी ऐसे लोग हैं जिनको हम लोग देखते हैं, कहीं फ्लाईओवर के नीचे रहते हुए देखते हैं नगर में, कहीं ग्रामीण क्षेत्र में पन्नी बांध करके रहते हुए देखते हैं। ऐसे समाज के ऐसे परिवारों को ताकत देने के लिए आदरणीय योगी जी ने निर्णय लिया कि एक घुमंतु विकास मिशन बनाया जाएगा और एक घुमंतु विकास बोर्ड बनाया जाएगा जो कि जल्दी ही बनके तैयार होगा और इस बड़े समूह के लिए मिलकर के काम करेगा। अब आने वाले समय में जो जीरो पॉवर्टी की योजना चलाई जा रही है, मैं कल ही आंकड़ा देख रहा था, मुझे इस बात से बड़ी संतुष्टि हुई कि सबसे ज्यादा परिभाषा की दृष्टि से देखें तो अनुसूचित जाति की विधवा महिलाओं को उसमें चिन्हित किया गया है। मतलब सबसे कमजोर जो व्यक्ति, हम भी सोच सकते हैं लेकिन आंकड़ा भी हमको बता रहा है कि उनको चिन्हित किया गया है और उनको लाभ देने का काम किया जा रहा है। कुल मिला के सबको साथ लेके चलने की नीति आपकी सरकार की है, बंटवारे वाली नीति हम लोग की नहीं है। जो लोग बंटवारे वाली नीति पे चलते हैं, जो बंटवारे वाली राजनीति करते हैं, उनका हाल वो होता है जो आज पाकिस्तान का हाल है, जहां पे आटा नहीं मिल रहा है, 180 रुपए किलो आटा वहां पे है और भारत में 80 करोड़ थालियों में आपकी सरकार भोजन रखती है। ये अंतर जोड़ने वाले और बांटने वाले के बीच में होता है। ऐसे लोगों से भी हमको बच के रहना है जो अपना चेहरा बाबा साहब के बगल में लगा करके अपने आप को बाबा साहब से बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये वो लोग हैं जो हमारी योजनाओं को बंद करते हैं जब कलम इनके पास मुख्यमंत्री की आ जाती है। ये वो लोग हैं जो बाबा साहब के नाम पे मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय, जिला, उसके ऊपर अपनी काली कलम चलाते हैं। ये किसी भी तरह समाज में सबका साथ या भेदभाव को समाप्त करने के हितैषी नहीं है, ये इस बात के विरोधी हैं। इन लोगों से हमसे सचेत रहना है हमको और बचना है। आदरणीय योगी जी को, आदरणीय मोदी जी को हम धन्यवाद देते हैं कि आपने एक नई राह हम लोग को दिखाई है और जो बाबा साहब ने रास्ता हमको दिखाया, जो उद्देश्य बाबा साहब ने दिया, उसको पूरा करने के लिए हमें किस रास्ते से जाना चाहिए, हमारे मील के पत्थर क्या होने चाहिए और समय से सब काम पूरे हों, ऐसा करके भी दिखाया और हम लोग को करने का रास्ता भी दिखाया। मैं आदरणीय योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आए हुए सभी साथियों को बहुत धन्यवाद देता हूं और पुनः हम सब बाबा साहब के बताए हुए रास्ते के संकल्प को आज दोहराएंगे और तेजी के साथ उस पर बढ़ेंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। धन्यवाद सर। बाबा साहब का भी कहना था कि एक महान व्यक्ति एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में इससे इस रूप में अलग होता है कि वह समाज का सेवक बनने को तैयार होता है। निश्चित रूप से समाज के वंचित वर्गों, घुमंती जातियों और जो निचले पायदान पर खड़े लोगों के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, समाज बेहद आभारी है। अब मैं अपने अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में हमारे बीच में उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, हमारे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आदरणीय असीम अरुण जी, लखनऊ की लोकप्रिय महापौर आदरणीय सुषमा खरकवाल जी, इस कार्यक्रम के आयोजक अंबेडकर महासभा के अध्यक्ष सदस्य विधान परिषद डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय प्रमोद कुमार जी, महामंत्री आदरणीय अमरनाथ प्रजापति जी, डॉक्टर सत्या दोहरे जी, आदरणीय जयशंकर सहाय जी, सर्वेश पाटिल जी, रामचंद्र
पटेल जी, विजय कुमार जी, उपस्थित सभी हमारे भाइयों तथा बहनों पत्रकार मित्रों, बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश वासियों की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हृदय की गहराइयों से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। बाबा साहब के मन में देश की आजादी के साथ साथ एक पीड़ा थी सदियों से, जिनको दबाया गया है, दलितों को, पिछड़ों को, गरीबों को, वंचितों को, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए लगातार वो संघर्ष करते रहे। आज आप देखते होंगे आजादी के बाद जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ करके आपके बीच में हाथ जोड़ते लोग नजर आते हैं वोट मांगने के लिए, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है। उससे पहले गरीबों को, वंचितों को वोट देने का अधिकार इस देश में नहीं था। वोट देने का अधिकार इस देश के अंदर सिर्फ अंग्रेजों को, पिछलग्गुओं को, एमए बीए पास लोगों को या जमींदारों को होता था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है कि आज आपका नेता, आपका राजा आपके वोट से बनकर के तैयार होता है। ये लोग जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम करके दलितों, पिछड़ों पर अत्याचार करते थे, आज वोट मांगने के लिए आपके पैरों पर गिड़गिड़ाने का काम करते हैं। मैं खासकर नाम लेना चाहूंगा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का। कांग्रेस पार्टी ने तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के निजी सचिव को तोड़ करके उनके खिलाफ चुनाव लड़ा करके, पैसा बहा करके उनको चुनाव में हराने का काम किया था। कांग्रेस पार्टी के बारे में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि हमारे अनुयायियों, देश के अनुयायियों सुन लो, दलितों, पिछड़ों सुन लो, लिख लो कि कांग्रेस पार्टी के चवन्नी के भी सदस्य न बनना, यह विश्वासघाती पार्टी है, धोखेबाज पार्टी है। और समाजवादी पार्टी के लोगों के बारे में मैं याद दिलाना चाहता हूं। आज मैं अखबार देख रहा था, वो भी जाएंगे। यही समाजवादी पार्टी के लोग जब सूबे में सत्ता में थे तो यहां पर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठते थे, मुख्यमंत्री बैठते थे मंच पर, और उनके एक वरिष्ठ नेता बाबा साहब की उंगली को कहते थे ये जमीन कब्जा करने वाले भूमाफिया के काम है। ये ऐसा उन्होंने कहा था कि नहीं कहा था, मुझे बताइए बहनों। आज ये लोग वोट मांगने के चक्कर में अपने बराबर में फोटो लगा करके बाबा साहब का आपकी सहानुभूति बटोरना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी से, हमारे गांव में कहावत कही जाती है कि 100 बिल्ली खा के चूहे खा करके हज को चली। कहा जाती कि नहीं कहा जाती? 100 बिल्ली खा ली, चूहा और हज को चली है। अखिलेश यादव जी, थोड़ा इतिहास समाजवादी पार्टी का पन्ना पलटा करो, सुबह शाम देखा करो कि समाजवादी पार्टी के सूबे में जब जब पावर में रहे, सत्ता में रहे हैं, दलितों, पिछड़ों पर अत्याचार, अनाचार करके आपने इनको अपमानित करने के साथ इनके हक और हुकूक पर डाका डालने का काम किया है। आज पूरे प्रदेश में सभी बूथों को अगर नजर डालें आप, हर बूथ में, हर गांव में ग्राम प्रधान का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत का चुनाव हो, आपने क्या नहीं किया है। मुझे अच्छी तरह याद है जब 2 जून 1995 को घटना हुई थी, हमारे दलित समाज के नेताओं को आप बैल बकरी की तरह टांग करके सरकार चलाने के लिए ले जाने का काम किए थे। किस मुंह से आप दलितों का वोट, पिछड़ों का वोट मांगने के हकदार हैं? आपको राजनीति छोड़ करके पूरे देश के दलितों से माफी मांगनी चाहिए, पिछड़ों से माफी मांगनी चाहिए। आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाने का काम करते हैं, आपके पास कोई राजनीतिक दल नहीं है। राजनीतिक दल के बारे में निर्वाचन आयोग की जो परिभाषाएं देखिए, एक परिवार में लिमिटेड कंपनी बना करके आप बाबा साहब की संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं। बाबा साहब के संविधान की किताब को हाथ में लेकर लोगों को गुमराह करने का असफल प्रयास करते हैं। लेकिन दलित पिछड़े अब वो नहीं रह गए। आप दलित पिछड़े भी आपसे अच्छा पढ़ना जानते हैं, आपसे बेहतर देश और दुनिया को जानते हैं। बाबा साहब के लोग कभी भी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस को माफ नहीं करेंगे। मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूं मौनी मोदी जी का, जिन्होंने पंच तीर्थों का निर्माण करके, चाहे लंदन में, चाहे महू में, चाहे मुंबई में, बाबा साहब के जो पंच तीर्थ थे, जहां बाबा ने अध्ययन किया, बाबा साहब ने जहां पर अपना समय व्यतीत किया, उनको तीर्थ के रूप में डेवलप करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वास्तव में दलितों, पिछड़ों को सम्मान देकर के बाबा साहब के जीवन को, स्मृतियों को तरोताजा करने का काम किया है। हम ऐसे अवसर पर मोदी जी को धन्यवाद देने के साथ साथ एक नारा लगाएंगे, अपनी बात समाप्त करेंगे।
बाबा तेरा मिशन अधूरा मोदी जी करेंगे पूरा। बाबा तेरा मिशन अधूरा, बाबा तेरा मिशन अधूरा। धन्यवाद सर। बाबा साहब ने कहा था कि मनुष्य नश्वर है, उसी तरह उसके विचार भी नश्वर होते हैं और विचारों को प्रचार प्रसार की जरूरत होती है। जिस तरह एक पौधे को पानी की, अन्यथा दोनों सूख जाते हैं। हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने उन विचारों के प्रसार के लिए माननीय जिस तरह से पंचतीर्थ बनाए गए और जो स्मारक बनाए गए हैं, हम बेहद आभारी हैं। अब मैं अपने अगले वक्ता के रूप में हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। विचार भी नश्वर होते हैं और विचारों को प्रचार प्रसार की जरूरत होती है। जिस तरह एक पौधे को पानी की, अन्यथा दोनों सूख जाते हैं। हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने उन विचारों के प्रसार के लिए माननीय जिस तरह से विचार भी नश्वर होते हैं और विचारों को मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आज अंबेडकर महासभा के द्वारा आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा में उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे जिनका अभी आपने उद्बोधन सुना, उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री स्वतंत्र देव जी, हमारे मंत्री परिषद के साथी आदरणीय असीम अरुण जी, महापौर आदरणीय सुषमा खरकवाल जी, और हमारे विधान परिषद में सदस्य भी हैं और सभा के अध्यक्ष भी हैं आदरणीय श्री लालजी प्रसाद निर्मल जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रमोद कुमार जी, महामंत्री श्री अमरनाथ प्रजापति जी और डॉक्टर सत्या दोहरे जी जो कोषाध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी निभाते हैं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज पूरे देश में बाबा साहब को याद किया जा रहा है। मैं परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर बड़े गर्वपूर्वक कह सकता हूं, बाबा जी शरीर छोड़ करके गए हैं, लेकिन बाबा जी आज भी संविधान के रूप में, विचार के रूप में हम सब के बीच मौजूद हैं। इसको एहसास करते हैं कि नहीं एहसास करते आप लोग? हर समय बाबा जी मौजूद हैं। बाबा जी सर्वकालिक हैं। बाबा जी जिस प्रकार का संविधान हमें दिए, आज जिसकी चर्चा हमारे पूर्व वक्ताओं ने की है, मैं बड़े गर्वपूर्वक ये कह सकता हूं कि बाबा साहब ने जो स्वप्न देखे थे उसको डबल इंजन की सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में निरंतर पूरा करने का काम कर रही है। आज जब मैं अभी अस्थि कलश पे पुष्पांजलि कर रहा था तो पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर मुझे भगवान तथागत बुद्ध के पवित्र अवशेष को लेकर के रूस जाने का अवसर मिला था। और रूस जब मैं गया तो रूस पहले एक कम्युनिस्ट देश था, लेकिन वहां का एक राज्य कलमी किया था। वहां जब गया, वहां की आबादी 3 लाख थी। शायद 3 लाख में से 30 लोग ही ऐसे रहे होंगे, शायद वह भी न रहे हों, जो बाबा जी के उन पवित्र अस्थियों के दर्शन करने के लिए ना आया हो। एक लंबी लाइन लगी थी 3 लाख की आबादी के बीच। भगवान तथागत बुद्ध के संदेश को लेकर के, विचार को लेकर के, उनके शरण में जाकर के, भगवान बुद्ध की शरण में जाकर के बाबा साहब ने जो रास्ता दिखाया, उस रास्ते को हम स्मरण रखें। और जो संविधान उन्होंने दिया, जिसकी चर्चा हमारे पूर्व वक्ताओं ने की है, हम जानते हैं गरीबी का दर्द क्या होता है, गरीबों की पीड़ा क्या होती है। उस दर्द का इलाज करने का काम आजादी के बाद अगर किसी ने किया है तो हमें गर्व है कि वो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया। बाबा साहब के पंच तीर्थों के निर्माण का काम डबल इंजन की सरकार ने किया है। और बाबा साहब के हर उस स्वप्न को साकार करने का काम हमारी मातृशक्ति यहां पर बैठी है। बाबा साहब चाहते थे समानता,
अगर पुरुषों को अधिक अधिकार मिला है, महिलाओं को कम मिला है, तो वह समानता नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नया संसद भवन बना, उसमें नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 बना करके कानून की आने वाले 2029 से देश की महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 100 महिलाओं में से 100 सदस्यों में से 33 सदस्य महिला चुन करके जाएंगी। ये आरक्षण का ऐलान हो गया। मैं इसकी आपको बधाई देता हूं। इस समय एक बड़ा कार्य चल रहा है, वो कार्य है मतदाता सूची के शुद्धिकरण का। आप यहां सब लोग बैठे हैं, बाईं ओर दाईं ओर सब जगह बैठे हुए। आप मुझे बताइए, अगर बाबा साहब ने आपको वोट देने का अधिकार न दिया होता तो जब आजादी के बाद कांग्रेस सरकार में आई, आपको पूछती क्या? जोर से बताओ, पूछती क्या? नहीं पूछ सकती थी। बाबा साहब ने वोट देने का अधिकार दिया। तो इस समय मतदाता सूची के शुद्धिकरण का अभियान चल रहा है। मैं जानता हूं, इस देश का पिछड़ा हो, दलित हो, वंचित हो, गरीब हो, वो कभी फर्जी वोट नहीं डालता है। उसको असली वोट का अधिकार जो बाबा साहब ने दिया है, उसे अपने मत को देने के अधिकार से वंचित करने का काम ये समाजवादी पार्टी के गुंडे करते थे कि नहीं करते थे? आज वो मतदाता सूची के शुद्धिकरण का काम चल रहा है, तो ये हाहाकार मचा रहे हैं। अगर मतदाता सूची शुद्ध हो गई तो समाजवादी पार्टी का राजनीतिक अस्तित्व समाप्ति के कगार पर होगा। इनको मालूम है कि ये जिनके वोटों को मतदाता सूची में बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, एक से अधिक वोट देने का अधिकार बाबा साहब ने दिया है क्या हमें? हर मतदाता को एक वोट देने का अधिकार दिया। हम आज संकल्प लें। अभी अभियान चल रहा है, 11 दिसंबर तक ये चलने वाला है। और जिनका फार्म जमा हो गया, बहुत अच्छा, नहीं जमा हुआ जमा करिए। यही बाबा साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। यह हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। और ये जो हाहाकार मचा रहे हैं, जो बूथ कब्जा करके पहले प्रदेश को लूटते थे, देश को लूटते थे, गरीब को लूटते थे, आज इनके लूट के रास्ते को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बंद कर दिया गया है। ये पहले आप सब लोगों के नाम पर, गरीबों के नाम पर, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों के नाम पर योजना बनाते थे। दिल्ली से 1 रुपया भेजते थे, आपके पास 15 पैसा पहुंचता था। 85 पैसा ये बेईमान खा जाते थे। उसमें कांग्रेस हो, सपा हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, टीएमसी हो, जो देश की भाजपा विरोधी राजनीतिक दल है, इनका ये चरित्र था। भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश के लिए आप सबका मतदाता सूची में, जो भी मतदाता 18 साल की उम्र हो गई है तो मतदाता सूची में आइए। कोई स्वर्गवासियों में उनका नाम हटेगा, कोई 2 स्थान पर, उनका 1 स्थान पर रहेगा। लेकिन यह आज बाबा साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि। मैं आज चूंकि लंबी बात नहीं करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी उद्बोधन देना है। मैं यही कहना चाहता हूं, बाबा साहब के सच्चे अगर कोई भक्त है, पुजारी है, तो वो भारतीय जनता पार्टी हो, या जो गरीब समाज बैठा है ना, दलित पिछड़ा बैठा, वो है। और उन सबको मैं ये कहना चाहता हूं कि बाबा साहब के प्रति अगर सच्ची श्रद्धा रखते हो तो मतदाता सूची के शुद्धिकरण के अभियान में तन्मयता के साथ लगिए और इसको सफल बनाने का काम करिए। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है। और मैं इस अवसर पर बाबा साहब के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यही कहूंगा कि यह सरकार आपकी है, यह सरकार आपने बनाई है, यह भी हम जानते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंचासीन होते हुए तीन और 3 के कुंजशाला में यह भव्य और आकर्षक परेड प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को सलामी देगी। भव्य और आकर्षक नयनाभिराम दृश्य यहां भी उपस्थित होगा। इस परेड का
पुकार दी। राष्ट्र सेवा के लिए संकल्पित ये होमगार्ड के वीर जवान, जिनकी चौड़ी छाती और अदम्य साहस हमें विश्वास दिलाता है कि राष्ट्र के समक्ष आने वाली हर आपदा का सामना करने को वे सदैव तत्पर हैं। होते हैं जिनमें हौसले, मिलते हैं उनको रास्ते। ये होमगार्ड नहीं है दोस्तों कुछ दिनों के वास्ते, इनमें अनुशासन की भावना है तो सेवा का जज्बा भी। ये वो हाथ हैं जो पीड़ित मानवता की रक्षा के लिए उठते हैं। इनके कदम कानून और शांति व्यवस्था बनाने हेतु आगे बढ़ते हैं। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, इसके वास्ते ये तन है मन है प्राण है। इस परेड का नेतृत्व कर रहे हैं लातूर डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट आशीष कुशवाहा, लातूर कमांडर दीपेश पाटीदार। पहले प्लाटून का नेतृत्व करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सलामी देते हुए मंच से गुजरते हैं। होमगार्ड के ये बहादुर जवान जान हथेली पर लेकर वीरता में मंत्री से असीम अरुण जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, इस संपूर्ण कार्यक्रम के संयोजक विधान परिषद सदस्य डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, प्रदेश अध्यक्ष अंबेडकर महासभा से प्रमोद कुमार जी, महामंत्री अमरनाथ प्रजापति जी, कोषाध्यक्ष डॉक्टर सत्या दोहरे जी, आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित अंबेडकर महासभा और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति श्रद्धा और समर्पण का भाव रखने वाले सभी मेरे उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की स्मृति को नमन करते हुए उनके इस पावन पुण्यतिथि के अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज का दिन हम सबके लिए एक प्रेरणा दिवस है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने फर्श से अर्श तक की दूरी यानी जमीन से और आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए जो परिश्रम किया, जिन चुनौतियों से वो जूझे, जिन कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ा, जिस सामाजिक भेदभाव कि उन रूढ़िगत विषमताओं से जकड़े हुए समाज से उभर करके उन्होंने कोटि कोटि वंचितों, दलितों और अति पिछड़ों को सम्मानजनक जीवन देने के लिए एक नया अवसर उपलब्ध कराया है, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का दिवस है आज का महापरिनिर्वाण दिवस का ये समारोह। और ये हमारा सौभाग्य है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की उन्हीं शिक्षाओं से प्रेरित होकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर आज उस प्रकार के एक अभियान चल रहे हैं। आपने देखा होगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जब भारत का संविधान बनाया था, भारत के संविधान के शिल्पी के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन किया था। 3 महत्वपूर्ण शब्द उसकी प्रस्तावना में रखे थे, वह था न्याय, स्वाधीनता यानी समता और बंधुता। न्याय, समता और बंधुता, ये 3 शब्द अगर आप देखेंगे मोदी जी ने सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर गरीब को, हर वंचित को, हर दलित को, हर पिछड़े को, हर महिला को, हर युवा को प्राप्त हो सके, इसके लिए देश के अंदर जो कार्यक्रम अभियान प्रारंभ किए वो आज आप सबके सामने है। गरीब को राशन की सुविधा का लाभ हो, वंचित को मकान की सुविधा का लाभ हो,
हर गरीब के घर में शौचालय के निर्माण का कार्य हो, समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके जिस अभियान को आगे बढ़ाने का स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधा हर गरीब को प्राप्त हो सके, इसके लिए चलाए जाने वाले अभियान का हिस्सा हो। घरौनी के माध्यम से जहां पर आपका घर है वहां का मालिकाना अधिकार उपलब्ध करवाने का कार्य हो, ये उसी समता, न्याय और बंधुता का हिस्सा है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की प्रस्तावना में भारतवासियों के सामने प्रस्तुत किया था। हमें अपने संविधान पर गौरव की अनुभूति होती है, हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर गौरव की अनुभूति होती है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उस समय भी हम सबको उन सभी खतरों के प्रति जागरूक किया था। याद करिए, उन्होंने उस समय एक बात कही थी, जो बात यहां पे पहले अभी असीम अरुण जी ने कहा, मैं उसमें आने के पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगा। जब उस समय कांग्रेस के एक बड़े नेता ने, जिन्होंने 1923 में वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया था, कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में रहते हुए, और जब वह अंतिम समय उनका आया तो उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि मेरी इच्छा है कि मैं यरूशलेम में मरूं। बाबा साहब ने तब एक टिप्पणी की थी कि जो व्यक्ति भारत की धरती पर पैदा होकर के भारत की सुविधा का उपभोग करके भारत की धरती को पवित्र न मानता हो, उस व्यक्ति के द्वारा दिए जाने वाले वक्तव्य कभी भारतवासियों के हित में नहीं हो सकते। दुर्भाग्य से उस तुष्टीकरण की नीति पर चलने वाले दल न केवल भारत का अहित कर रहे हैं, बल्कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी अपमान कर रहे हैं और इस देशवासियों को उनकी सुविधाओं से वंचित करने की कुत्सित चेष्टा का हिस्सा भी उनका है। हमें याद करना होगा इस बात को कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आज जो भी सुविधाएं और जो भी संपन्नता आपको प्राप्त हो रही है, ये सभी कुछ उनकी प्रेरणा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत अपने महापुरुषों पर गौरव की अनुभूति करता है, उन्हें सम्मान देता है। पंचतीर्थ के निर्माण का कार्यक्रम हो या अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप और अन्य सुविधाएं, ये उसी क्रम का हिस्सा है। अभी यहां पे कार्यक्रम के संयोजक श्री डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी कुछ बातें कह रहे थे। उनके द्वारा कहा जा रहा था कि जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं या संविदा के कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उनको उचित मानदेय मिले। हमारी सरकार ने तय कर लिया है, हमारी सरकार ने तय कर लिया, उसके लिए हमने एक कारपोरेशन का गठन भी कर लिया है। और मुझे लगता है कि अगले 1-2 महीनों के अंदर ही यह सुनिश्चित हो जाएगा कि हर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को, हर सफाई कर्मचारी को, हर संविदा के कर्मचारी को न्यूनतम मानदेय देने की गारंटी सरकार उसको उपलब्ध करवा देगी। जीरो पॉवर्टी का हमारा अभियान भी उसी का हिस्सा है। अभी भी जो वंचित है, जो सुविधा का लाभ नहीं प्राप्त कर पाया है, अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ी जाति के गरीबों की, उन सभी तबकों को चिन्हित करने का कार्य हमारा लगभग फाइनल हो चुका है। इस समय उनके किसी के राशन कार्ड बन रहे हैं, किसी के लिए पेंशन के कार्ड बन रहे हैं, किसी को अन्य सुविधाओं का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है। और जिसके पास आवास नहीं होगा उसको आवास की सुविधा देंगे, जिसके पास आयुष्मान का कार्ड नहीं होगा उसको 5 लाख रुपए की आयुष्मान की सुविधा का लाभ उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन कोई भी गरीब, कोई भी वंचित, अभावग्रसित नहीं रहेगा। उसको सभी प्रकार की सुविधाओं से संपन्न बनाने का काम ये डबल इंजन की सरकार आज कर रही है और उस अपने इस अभियान को आगे लेकर के कार्य करेगी। आज हमारी सरकार एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रही है और वह निर्णय है
कि उत्तर प्रदेश के अंदर जहां जहां भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां लगी हैं, उन मूर्तियों में अक्सर होता है कुछ शरारती तत्व आकर के मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, क्षतिग्रस्त करने का कुत्सित प्रयास करते हैं। अब हमारी सरकार एक व्यवस्था बनाएगी, उन मूर्तियों की एक बाउंड्री वाल बना करके उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करेगी। मूर्ति को जहां पर ऊपर से छत नहीं है तो उसके ऊपर एक छत्र लगाने का काम करेगी, जिससे सुरक्षित और सम्मानजनक ढंग से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। हर मलिन बस्ती को, हर दलित बस्ती को, अनुसूचित जाति बस्ती को, जनजातीय बस्तियों को हम कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने के कार्यक्रम को, जो अगर बच गया है, यद्यपि ग्राम्य विकास विभाग ने, नगर विकास विभाग ने इन कार्यक्रमों को पूरा करने का काम किया, लेकिन फिर भी अगर कोई बचा होगा उसको हम पूरी तरह कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज एक बार फिर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इस महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उनकी स्मृति को नमन करता हूं। प्रदेश सरकार और प्रदेश के 25 करोड़ जनता जनार्दन की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। आप सभी अंबेडकर महासभा और प्रदेश के हर उस गरीब, दलित,